स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये आपके पाठ्य पुस्तक वैश्वीकरण और भारत अर्थव्यवस्था के अभ्यास से लिया गया है। और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, इसलिए मैं आप लोगों को ये क्लास में तो आप लोगों को रिवीजन करा ही रहा हूँ और साथ में सोचा कि ये छुट्टी में आपसे कुछ रिवीजन आपसे करा लूँ ताकि आप लोग पढ़ सके। और ये देखिए जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो हम लोग शुरू के पहले दिन से ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर में कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। सिंपल सा सवाल है कि वैश्वीकरण है क्या, इसको अपने शब्दों में स्पष्ट करने यानी समझाने के लिए बोला गया है। सिंपल सा बात है, हम बताए थे आप लोगों को, पुनः एक बार दोहरा देता हूँ और उसका आंसर भी दिया हुआ है उत्तर, चाहे तो आप लोग इसको उतार लीजिए, लिख लीजिए। और सिंपल शब्दों में कहा जाए कि वैश्वीकरण पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को जोड़ता है, यानी पूरे अर्थव्यवस्था को, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करता है, एकीकरण करता है। इसी को वैश्वीकरण करते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण में क्या होता है कि जितनी भी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, किसी देशों की, दूसरे देशों की, वो कंपनियां व्यापार करने के लिए विदेशों में जाती है, हमारे देशों में भी आती है। और वैसे में क्या होता है कि उस बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादक से हम लाभान्वित होते हैं, ग्राहक लाभान्वित होते हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, तकनीक आती है, निवेश आता है देशों में। और उससे क्या होता है कि सभी तरह से सरकार को टैक्स मिलता है, बेनिफिट होता है, रोज़गार मिलता है। कुल मिला के देखा जाए कि वैश्वीकरण से वैश्विक स्तर से सबको लाभ हुआ है। और इसका एक उदाहरण हम बताते हैं जो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रभावित है। एक ऐप है जिसको सबको जानते हैं, वो ऐप है गूगल, है ना। गूगल से सभी जानते हैं कि गूगल जो ऐप है ये अमेरिका की कंपनी है और गूगल का यूज हम लोग पूरी दुनिया में लोग करते हैं, भारत में भी हम लोग करते हैं, हर जगह हम लोग करते हैं। और कंपनी अमेरिका की, लेकिन हम लोग कोने से, घर से, कहीं से भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो वैश्वीकरण का ये फ़ायदा होता है कि विश्व के उत्पादों को, दूसरे देशों के उत्पाद को भी हम अपने घर में भी यूज कर सकते हैं, वो भी किफ़ायती और आसान दामों में, हमारे लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। ठीक है, तो उत्तर आपको यही लिखा देता हूँ, पढ़ देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तर है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध बन जाता है और इसमें क्या होता है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एकीकृत हो जाती है। इसी प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुक्त व्यापार, पूंजी का मुक्त रूप से प्रवासन एवं श्रम की गतिशीलता आदि शामिल होती है। इसमें निम्नलिखित चीज़ें समाविष्ट हैं। क्या क्या शामिल है वैश्वीकरण में, क्या क्या चीज़ें होती है वो लिखा गया है। क्या क्या है, पहला जो पॉइंट है वो है विदेशी व्यापार में वृद्धि। निश्चित रूप से वैश्वीकरण का दौर जब शुरू होता है तो विदेशी व्यापार में वृद्धि हो जाती है। हमारे देश के भी बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, टाटा है, टाटा स्टील है, महिंद्रा है, एशियन पेंट है, और विदेश बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे गूगल का नाम लिया, यूट्यूब हम चला रहे हैं, यूट्यूब में आप लोग देख रहे हैं, वो भी विदेशी कंपनी, नाइकी है, रिबॉक है, जूता की कंपनी, मोबाइल की कंपनी, ओप्पो, वीवो, ये सारे विदेशी कंपनी। तो विदेशी व्यापार निश्चित रूप से बढ़ोतरी होती है। दूसरा है उत्पादन की तकनीकों का निर्यात और आयात।
उत्पादन की तकनीकों का आयात और निर्यात, ये पहला हो गया। दूसरा, उत्पादन की तकनीकों का निर्यात और आयात, ठीक है। तो तीसरा है एक देश से दूसरे देश में पूंजी और वित्त का प्रवाह। तीसरा जो होता है वो होता है एक देश से दूसरे देशों में पूंजी और वित्त का प्रवाह। यानी कि जैसे ही वैश्वीकरण होता है, दौर शुरू होता है, तो निश्चित रूप से एक देश से दूसरे देश में निवेश के माध्यम से पूंजी जाता है, पैसा आता है, तो इससे पैसे का प्रवाह होता है। यहाँ से इस देश से, जैसे अमेरिका की कंपनी भारत आए तो वहाँ से भी निवेश के रूप में पैसा आएगा हमारे देश में। मान लीजिए कोई कंपनी, चीन की कंपनी यहाँ पर आएगी तो वहाँ पर वो पैसा लेके आएगा, तो वो भी तक पूंजी का प्रवाह होता है। ये तीसरा। और चौथा जो है एक देश से दूसरे देशों में लोगों का प्रवास। चौथा, जैसे ही वैश्वीकरण का दौर शुरू होता है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया चलती है, तो दूसरे देश के लोग भी आना जाना शुरू कर देते हैं। विदेशी लोग आते हैं, विदेशी कंपनियां होती है, टूर पर आते हैं, विजिट पे आते हैं, और वैश्वीकरण के माध्यम से सबसे ज़्यादा टूरिज्म भी होता है। टूरिज्म भी एक बिजनेस है। बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो टूरिज्म पर निर्धारित हैं, आश्रित हैं, जैसे दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, मालदीव हो गया। इनका जो बिजनेस यही है वैश्वीकरण, और विदेशी लोगों का आने से जो फ़ायदा होता है वही उनका इनकम सोर्स होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन का उत्तर ज़रूर समझ में आया होगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और किसी को कोई समझ नहीं आए लाइव आप लोग फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की समस्या हो हम लोग छुट्टी के बाद बात करते हैं। आप लोग इसको आप पढ़ते रहिए। थैंक यू। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है? हम लोग प्राय पढ़ते आए हैं कि वैश्वीकरण की नीति से देश को बहुत लाभ हुआ है, रोज़गार मिला है, तरक्की बढ़ी है, तकनीकी क्षेत्र में विकास हुआ है, बिजनेस बढ़े हैं। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसमें ज़्यादा लाभ नहीं हुआ है। ऑप्शन देखते हैं क्या हो सकता है सही उत्तर। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी विनिर्माण क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, और डी उपरोक्त सभी। आप लोगों को समय दे रहा हूँ 5 सेकंड, सोच के बताइए। 10 सेकंड। सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए उत्तर बताता हूँ। सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस राइट आंसर, कृषि क्षेत्र। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं क्वेश्चन में, जो वैश्वीकरण से सबसे कम जो लाभ हुआ है वो कृषि क्षेत्र को हुआ है। क्योंकि वैश्वीकरण से औद्योगिकीकरण बढ़ा है, बिजनेस बढ़े हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में उस तरह का निवेश नहीं हुआ, ना उस तरह की प्रगति देखी गई। जो भी विकास हुआ है, शहरीकरण बढ़ा है, औद्योगिक बढ़े हैं, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जितनी भी आई है कृषि क्षेत्र में नहीं आई हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो है आंसर ए, कृषि क्षेत्र। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और शॉर्ट में हम लोग क्या लिख रहे थे? WTO। याद आया कुछ? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जिसकी स्थापना जो हुई थी, तो राइट आंसर है कब हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है 1985, 1995, 2000 और 2005। उत्तर सबको दिख रहा है, बी ऑप्शन है 1995 को। यानी सही आंसर जो होगा बी वाला 1995। कब हुआ था? 1 जनवरी, है ना?
1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, सबको याद आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या आकर्षित करती है? इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बतलाया गया था, समझाया गया था कि कोई भी कंपनी जो होती है, विदेशी कंपनी, जो इंटरनेशनल बड़ी कंपनियां होती है, वो दूसरे देशों में जो अपनी इकाइयां या फैक्ट्री स्थापित करने के लिए क्यों आकर्षित होती है? जैसे भारत के संदर्भ में कहा जाए कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, बाज़ार है अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या बताया गया था, क्योंकि यहाँ पर सस्ता श्रम मिलता है, सस्ते मजदूर मिलते हैं, सस्ते नौकरी करने वाले लोग मिलते हैं, बहुत कम वेतन पर लोग नौकरी पर रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, सस्ते इंजीनियर मिल जाते हैं, सस्ता श्रम मिल जाता है कि नहीं? तो उसका क्या होता है, लागत कम होता है तो फ़ायदा ज़्यादा होता है। इसके बाद जितनी भी मांगें होती है, मार्केट भी उसको, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, मार्केट भी उसको मिल जाता है, और कोई भी वस्तु जो भी उत्पादित होती है उसको आसानी से उसको बेचने में किसी तरह का ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। कुल मिला के देखा जाए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वैसे जगह पर आकर्षित होती है जहाँ पर उसको अधिकतम लाभ हो, लाभ की उम्मीद सबसे ज़्यादा हो। तो ये जो यहाँ ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन में देखें तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो सस्ता श्रम, ए नंबर। दूसरा ऑप्शन है उत्पादन के लिए तैयार मांग। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें देखा जाए इस ऑप्शन में से तो सस्ता श्रम निश्चित रूप से सही होगा, ये सही होगा सस्ता श्रम, ये और सस्ता। इसके बाद बी उत्पादन के लिए तैयार मांग, ये भी दोनों सही होगा। इसका मतलब जो है सही जो उत्तर है ए और बी दोनों होगा। ये चलिए देखते हैं उत्तर में क्या दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो सही उत्तर जो होगा इस तरह का देखा जाए, इस तरह का जब भी ऑब्जेक्टिव में अगर ऑप्शन रहेगा तो निश्चित रूप से अगर ए और बी दोनों सही है तो निश्चित रूप से सी ऑप्शन का चुनाव करना है, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारीकरण का अर्थ है, मतलब कि उदारीकरण का अर्थ क्या है, ये सवाल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन मार्क होना चाहिए यहाँ पर। उदारीकरण का अर्थ क्या है ना? चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए तो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए पहला जो ऑप्शन है अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त करना। ऑप्शन बी है विभिन्न प्रतिबंधों को समाप्त करना। ऑप्शन सी है अर्थव्यवस्था को खोलना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्या लगता है? मैंने उत्तर ऑप्शन को छुपाया हुआ है। उदारीकरण का दौर कब शुरू हुआ था? मैंने बताया था। कौन सा वर्ष था? वो वर्ष था 1900, कौन सा वर्ष था? 1991। 1991 था। वो ये साल था जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत रीढ़ की हड्डी साबित हुई, यानी कि ये बहुत मजबूत और अच्छा फैसला था, क्योंकि उसके पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में बाहरी कंपनियों का आना वर्जित था। क्योंकि उसके पहले सरकार को लगता था कि यहाँ की देसी कंपनियों को फलने फूलने का समय है, इसको बड़ा होने का समय है। अगर विदेशी कंपनियाँ आ जाएगी तो हमारी कंपनियाँ दब के रह जाएगी, और इसलिए उसके पहले ये अनुमति नहीं था कि भारतीय कंपनियां भारत में आके, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पर आके व्यापार कर सके। और इसलिए बहुत सारे कंट्रोल सरकार ने अपने पास रखा था, प्रतिबंध लगा के रखे थे।
और निश्चित रूप से जो इसका जो उत्तर होगा, मैंने बताया था तो पहले क्लास में समय भी, तो पहला ऑप्शन जैसे दिया हुआ अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त करना, ये भी सही आंसर होगा। दूसरा आंसर है विभिन्न प्रतिबंधों को समाप्त करना, ये भी सही ऑप्शन है, ये भी सही ऑप्शन है। तीसरा है अर्थव्यवस्था को खोलना, ये भी सही ऑप्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण में योगदान देता है। बहुत आसान सवाल है, सवाल एक बार फिर से बढ़ा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण में योगदान देता है। ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन है आंतरिक व्यापार, बी ऑप्शन है बाहरी व्यापार, सी ऑप्शन है बड़े पैमाने पर व्यापार और डी ऑप्शन है छोटे पैमाने पर व्यापार। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या होगा सही आंसर इसका। चलिए बताते हैं, सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका बाहरी व्यापार, ऑप्शन बी। सही ऑप्शन जो होगा ये होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ऑप्शन बी दिया हुआ है। डिस्क्लोज कर देता हूँ, उत्तर देखिए ऑप्शन बी, क्योंकि वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ यानी विदेश की कंपनियाँ दूसरे देशों में या हमारे देशों में व्यापार करने के लिए आती है, तो यानी वो क्या सही आंसर हो जाएगा, बाहरी व्यापार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। सवाल यही है, सवाल एक बार फिर से मैं समझाता हूँ कि घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ठीक है, अगर लाभ भी हो रहा है तो कुछ हानियाँ भी है, ये सवाल साबित करता है, और हानियाँ भी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है सभी बड़े पैमाने पर निर्माता, ऑप्शन बी है सभी घरेलू उत्पादक, ऑप्शन सी है सभी घटिया घरेलू उत्पादकों, ऑप्शन डी है सभी छोटे पैमाने पर उत्पादक। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है, सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। क्योंकि ऑप्शन डी इसलिए होगा क्योंकि जितने भी बड़ी कंपनियां होती हैं वो तो बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है। ठीक है, लेकिन जो छोटे पैमाने पर उत्पादक होते हैं, छोटी कंपनियां छोटे छोटे होते हैं, अपने जुगाड़ से छोटे छोटे अपनी लोन लेके बिजनेस के लिए वो लोग कोशिश कर रहे थे, वे सब मार खा जाएंगे, क्योंकि उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी को वो लोग मैच नहीं करेंगे विदेशी कंपनियों से, उसकी कंपटीशन नहीं, किसी भी हालत में वो नहीं कर पाएंगे। तो सही आंसर जो होगा निश्चित रूप से ऑप्शन डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती है। बहुत आसान सवाल है, बहुत बार दोहराए हैं, क्लास में आप लोगों को बताया गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अपने अधिक लाभ के लिए, ऑप्शन बी है अपने देश के लोगों को बेहतरी के लिए, सी ऑप्शन है दूसरे देशों की बेहतरी के लिए, और डी ऑप्शन है गरीब लोगों की बेहतरी के लिए। क्या आप लोगों को 5 सेकंड का समय देते हैं, क्या हो सकता है सही ऑप्शन, बताइए आप लोग। सही ऑप्शन जो होगा क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा,
है ना। ऑप्शन ए होगा, अधिक लाभ के लिए। कोई भी निजी कंपनियां या बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है उसका एकमात्र ध्येय अथवा उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या है, अधिक से अधिक लाभ कमाना, है कि नहीं। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां और जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है वो प्राय निजी कंपनियां होती है, प्राइवेट कंपनियां होती है। किसी निजी पूंजीपतियों के हाथ में या निजी व्यक्ति के हाथों में उसका मालिकाना हक होता है, और उसका ध्येय उद्देश्य एक ही होता है, अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। जहाँ पर उसको लाभ नहीं है, लाभ नहीं होता, जहाँ पर उसको फ़ायदा नहीं होता, तो वैसे जगह में कभी वो ना निवेश करती है, ना ही पैसे लगाती है, ना ही बिजनेस करती है। तो निश्चित रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में जाकर व्यापार करना चाहती है, अपना बिजनेस करना चाहती है, अपने पैसे को निवेश करना चाहती है। तो इसका उद्देश्य यही है कि उस देश में हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा, हमारी कंपनी को हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सही ऑप्शन इसका जो है वह ए है, अपने अधिक लाभ के लिए।